असल में तो छत्तीसगढ़ में जो है शासन जो है सरकार की नहीं चल रही है, अफसरशाही रवैया जो है छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। इसी जॉब के लिए मैं इसी धरना स्थल में बैठी थी जब मैंने अपने पापा को खोया है। कभी जो सुशासन त्यौहार चला रहे हैं ना, वो सुशासन का परिचय दे और हमें नियुक्ति दे, तब हम समझें कि सुशासन कैसे चला रहे हैं। सुशासन नहीं तो कुशासन चला रहे हैं वो। नेता मंत्री को लगता है सर कि उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया है। क्या समझाऊंगी उनको, कितने लोगों का मुंह बंद करूंगी कि मैं क्यों जेल गई थी। हम घर जाने के लायक नहीं बन पा रहे हैं। मेरा 4 साल का बेटा है, वो कल फ़ोन किया था, मम्मी कब आओगी, हम आऊँगी बेटा करके, तो बोलता है मम्मी याद नहीं करती हो। अब मैं इस हालत में नहीं रही सर कि बिना नौकरी के घर जाऊंगी ना तो फिर आधे रास्ते में कुछ हो जाऊंगी। ऐसे लगता है मैं नौकरी के बिना घर नहीं जा पाऊंगी। मैं बस सरकार से ही विनती है कि हमारी लाज बता जाए, बस हमारी झोली भर दे। अभी आप जो अभ्यर्थी देख रहे हैं वो सभी जो है डीएड के अभ्यर्थी हैं। इन्होंने लगातार कोशिशें की हैं कि उनकी आवाज़ आगे तक जाए। उन्होंने सरकार के मंत्रियों से बात करने की कोशिश की और अन्य अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की और लगातार यही प्रयास किया है कि वो उनकी बातें आगे जाए और उनको जो नियुक्ति है वो मिल जाए। इसी बीच एक जो अभ्यर्थी हैं वो बीमार भी पड़े हैं। ऐसे कई अभ्यर्थी बीमार पड़े हैं, लेकिन ये अभ्यर्थी को भी आप देख सकते हैं, इनके जो है अल्सर का ऑपरेशन भी हुआ है और उसके बावजूद ये अभ्यर्थी यहाँ पर डटे हुए हैं और ऐसी समस्याओं के बीच भी वो जूझ रहे हैं। भैया बात कर लेते हैं। भैया आप भी यहाँ पर हैं। अच्छा, पहले आप बता दीजिए कि ये जो आप फोटो लेकर बैठे हैं, खड़े हैं, ये भैया कौन है और इनके साथ कितनी दिक्कतें हुई हैं और आप लोग में से और कितने लोग के साथ ऐसी दिक्कतें हुई हैं? ये रामेश्वर प्रसाद साहू हैं, मुंगेली ज़िले से रहने वाले हैं। लगभग 2 महीने तक ये बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट थे। पेट के इनका ऑपरेशन हुआ है। आमरण अनशन करते हुए पेट में जो दर्द हुआ उसके बाद ना लगभग 2 महीने तक ये बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट थे और अभी भी इनकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है। और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनकी बहुत अलग अलग प्रकार की दिक्कतें आ रही है आमरण अनशन में रहने की वजह से। तो सरकार ये चाहती है कि आज इनकी स्थिति ये हो गई है तो इनसे बदतर अगर चाहती है तो हम इनसे बदतर भी होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको जब तक नियुक्ति नहीं मिलती है तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आपने बहुत सारे मूवमेंट किए, कभी आप पानी के अंदर चले गए, आपने कई प्रकार की चीज़ें की, कभी आप कलश यात्रा निकाला आपने, और इतना सब करने के बावजूद भी आवाज़ें क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? अब गवर्नमेंट बोलती है सर कि सुशासन का सरकार है, सुनेंगे, देखेंगे, करेंगे करके केवल आश्वासन मिल रहे हैं हमको। आज लगभग 166 दिन हो गए हैं, लेकिन हम इसी आस में जी रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, सुशासन की सरकार है। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान किया जाए ताकि हम कोई ऐसा कदम ना उठा पाए कि सरकार को बाद में पछताना पड़े। भैया कहाँ बात अटकी हुई है? क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब ने आदेश कर दिया है, नेता मंत्री क्यों आगे नहीं आ रहे, क्यों आपकी नियुक्ति नहीं हुई? नेता मंत्री को लगता है सर कि उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया है। नेता मंत्री जो है अफसरशाही रवैया के पैरों तले दबे हुए हैं। असल में तो छत्तीसगढ़ में जो है शासन जो है सरकार की नहीं चल रही है, अफसरशाही रवैया जो है छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है, जिसके तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके जो उनके आदेश है और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको कहीं कहीं पैरों तले दबाया जा रहा है। और उनका शिकार हम डीएड के अभ्यर्थी हैं जो बीते 3 साल से और 6 महीने से धरना स्थल में अपने जायज़ नियुक्ति की मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। हौसला हम लोग का अभी भी बुलंद है और अभी भी सरकार पर भरोसा है, विश्वास है। बात करते हैं सुशासन की, तो सुशासन की सरकार पर विश्वास है, माननीय शिक्षा मंत्री पर विश्वास है कि ज़रूर हमारे लिए कुछ न कुछ सकारात्मक पहल करेगी और हमारी जायज़ मांगों को पूरा करेगी, ताकि हम छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल एरिया में जाकर के छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें और छत्तीसगढ़ में अपनी सेवा दें। लगभग 5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक नियुक्ति नहीं मिली, अभी तक निर्णय नहीं आया, फिर भी आप कह रहे हैं कि विश्वास है, कैसे देखते हैं? अब कहीं कहीं सरकार कहती है कि आश्वासन हमें देती है और आश्वासन मिलता आ रहा है अधिकारियों से, मंत्रियों से, तो आत्मविश्वास जगा हुआ है और इसी आत्मविश्वास के साथ हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। एक एक दिन का हमारा संघर्ष जो है, एक समय आएगा कि स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा जब हम लोगों को हमारा अधिकार और हक मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ स्त्रियाँ भी हैं, युवतियाँ भी हैं, सभी वो हैं जो अभ्यर्थी हैं वो आए हुए हैं। आप लोग बताइए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से हैं, शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर, 5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, घर से इतना दूर आप आए हुए हैं, कैसे इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं? भैया हमें हर तरीके से परेशानी है। हम एक तो मम्मी पापा मतलब
मेरे पापा का तो डेट इसी हड़ताल में मैं थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया, तो हो गया है। अभी उनको 1.5 साल नहीं हुए हैं गए हुए। इसी जॉब के लिए मैं इसी धरना स्थल में बैठी थी जब मैंने अपने पापा को खोया है। और अभी मतलब उनको ज़्यादा दिन हुआ नहीं है और मैं अपनी मम्मी को छोड़ के लगभग अभी 5 से 6 महीने हो गए यहाँ बैठी हुई हूँ। तो मैं शारीरिक रूप से तो अस्वस्थ हो ही रही हूँ, मुझे मानसिक रूप से भी बहुत टेंशन है कि मेरी मम्मी को कुछ ना हो जाए, क्योंकि अभी अभी पापा गए हैं तो वो ऐसे ही भी दुखी रहती हैं। ऐसे में मेरे घर से बाहर रहना उनके लिए और तकलीफ और मेरे लिए भी है। मैं रोज़ उनको समझाती हूँ कि ये जॉब मिल जाएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि घर में मैं पहली बेटी हूँ जिसका गवर्नमेंट जॉब लगेगा। और हम लोग इतना परेशान हैं और आज की गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमारी एक मैडम है उनको वो बेहोश हो गई आपके आने से पहले, जस्ट आज ही की बात बता रही हूँ। और ऐसा हमारे साथ रोज़ होता आ रहा है। हम पूरा टूट रहे हैं शारीरिक रूप से, लेकिन हमारे हौसले अभी तक नहीं टूटे हैं, क्योंकि हमारी ये जायज़ मांग है और हम अपनी मांग लेकर रहेंगे, चाहे सरकार जितना भी तानाशाही कर ले। पर हम आज भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो देखेगी, हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, हमने उनको चुना है, हमने भी वोट दिया है। और जब भी जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ हम करेंगे, तो हो सकता है करेंगे वो, लेकिन कब तक यही हमें नहीं समझ आ रहा है। लेकिन हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हमें चाहे जितना भी तकलीफ़ हो रहा है, इतना आंधी तूफान बरसात हर चीज़ हम यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं। हॉस्पिटल जाना पड़ जा रहा है और फिर महिलाओं का तो अलग से आप समझ सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। फिर भी हम, क्योंकि हम गलत नहीं हैं तो हम यहाँ से जा नहीं सकते। अब एक बेटी जेल से आ गई है, अब मेरे मम्मी पापा तो समझ जाएंगे कि उसकी बेटी अपनी नौकरी के लिए जेल गई थी, लेकिन मैं मोहल्ले वालों को क्या बोलूँगी, क्या समझाऊंगी उनको, कितने लोगों का मुंह बंद करूंगी कि मैं क्यों जेल गई थी, या फिर यहाँ मेरे जितने भी बहन हैं वो क्यों जेल गए थे, भाई लोग क्यों जेल गए थे। हम कितने लोगों को समझाते फिरेंगे। जब तक ये नौकरी नहीं मिलेगी ना हम किसी का मुंह बंद नहीं कर पाएंगे, पता है ना, हम जी सकेंगे ना मर सकेंगे। तो उससे अच्छा यहीं क्यों ना मर जाएं। तो मैं तो और मेरा कोई भी साथी यहाँ से बिना नियुक्ति ले नहीं जाएगा, चाहे जो भी करना पड़े हमें। बिल्कुल बात स्पष्ट है कि अपनी मांगों को लेकर इनको जेल भी जाना पड़ा और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और जब इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है तो बाद में अगर नियुक्ति फिर भी नहीं मिल पाती है तो बड़ा सवाल बन जाता है कि ये सब आपने क्यों झेला और इसके बदले में क्या मिला है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। आप एक महिला हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपकी आँखें भी नम थी, इतने आप दुखी दिख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से और अपनी मांगों को लेकर? सर मैं सरकार से यही विनती करना चाह रही हूँ कि अभी जो सुशासन त्यौहार चला रहे हैं ना, वो सुशासन का परिचय दे और हमें नियुक्ति दे, तब हम समझें कि सुशासन कैसे चला रहे हैं। सुशासन नहीं तो कुशासन चला रहे हैं वो। अब सुशासन का अपना परिचय देते हुए हमें नियुक्ति दे दे, बस तब हम समझेंगे कि सुशासन क्या है। वो कुशासन ही कर रहा है। जब हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, देख रहे हैं, हम लोग का सूद लेने क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? उनको सूद लेने आना चाहिए। जब सुशासन चला रहे हैं, सुशासन का अर्थ तो समझे, है ना। सुशासन का मतलब वो समझे कि सुशासन का मतलब होता है अच्छा शासन। अच्छा शासन कहाँ कर रहे हैं भाई? हम लोग यहाँ तड़प रहे हैं, देखो 6 महीने होने जा रहा है, फिर भी से हम लोग ऐसे हालत में हैं। ठंडी से लेकर गर्मी, गर्मी से लेकर अब बरसात हो गया, क्या हो गया हम लोग का हालत देखिए। हम घर जाने के लायक नहीं बन पा रहे हैं। मेरा 4 साल का बेटा है, वो कल फ़ोन किया था, मम्मी कब आओगी? हम आऊँगी बेटा करके, तो बोलता है मम्मी याद नहीं करती हो? करती हूँ बेटा, याद करती तो आ जाती मम्मी। मगर क्या जवाब दूँ उनको कि मैं नौकरी के लिए आई हूँ बेटा, यहाँ कुछ मांग करता है बेटा, तो जो मांग करते हो बेटा, जब नौकरी में लग जाऊँगी तो उसको पूरा करूँगी। जब तक नौकरी में नहीं लगूँगी तो कहाँ से पूरा करूँगी? अब मैं इस हालत में नहीं रही सर कि बिना नौकरी के घर जाऊँगी ना तो फिर आधे रास्ते में कुछ हो जाऊँगी। ऐसे लगता है मैं नौकरी के बिना घर नहीं जा पाऊँगी। मैं आप बिल्कुल बहुत दुखी हैं। परिवार कैसे आपको सपोर्ट कर पा रहा है, क्योंकि इतने दुख में आप हैं, परिवार आप लगातार बुलाया जा रहा है, कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं आप? सर मैं इतना कठिन परिस्थिति से पढ़ी हूँ, शुरू से मैं आदिवासी वर्ग से आती हूँ। पढ़ाई से लेकर अब तक मैं संघर्ष करती आ रही हूँ। लगता है कि संघर्ष ही मेरे जीवन में लिखा है। और मैं ना परिवार और समाज में आज इतना बता नहीं सकती। सभी तरफ ये हो रहा है कि क्या करने गई है, इतने दिन से गई है, कुछ तो हो नहीं रहा है।
ऐसे करके सब बात हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ अगर नौकरी में लग जाऊँ तो सबका मुंह बंद हो जाए और सबको लगे कि पढ़ाई लिखाई करके क्या होता है करके, पर वो भी नहीं हो रहा है। बस सरकार से ही विनती है कि हमारी लाज बता जाए, बस हमारी झोली भर दे। बिल्कुल, तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखें नम हैं और ये दुख जो है वो देखने को मिल रहा है डीएड अभ्यर्थियों क्या। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये दुख जो है आगे और ना बढ़े और इन्हें नियुक्ति मिल जाए, यही मांग है इनकी। और यही सोशल मीडिया भी से हम गुजारिश करेंगे सोशल मीडिया के द्वारा कि सरकार भी जो है इनको नियुक्ति दे और इन दुख को इनके ख़त्म करे। और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कीजिएगा। नमस्कार, जय जवाहर।